नमस्कार बच्चों। आज के लेक्चर पर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक दैट इज नेम्ड एज पी ब्लॉक एलिमेंट्स। कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं बेटा? पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, नेम्ड एज पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब अगर आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये टॉपिक पढ़ना है, पी ब्लॉक या कोई भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कोई भी फैमिली पढ़नी हो, एस ब्लॉक पढ़ना हो या पी ब्लॉक पढ़ना हो, तो आपको बेसिक 3 चैप्टर का नॉलेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज़ अ पीरियोडिक टेबल, सेकेंड वन इज़ अ केमिकल बॉन्डिंग एंड द थर्ड वन इज़ अ रेडॉक्स। इन 3 टॉपिक के बगैर आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फैमिलीज़ का अध्ययन नहीं कर सकते। कौन कौन से टॉपिक बताए मैंने? पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग और रेडॉक्स। ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं फॉर द स्टडी ऑफ एनी फैमिली ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। समझ में आया इतना? ठीक है। आप सब जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और नीचे रखा हुआ है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन द राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल हैविंग 6 ग्रुप्स। कितने ग्रुप्स होते हैं? 6 ग्रुप्स होते हैं। अगर ग्रुप नंबर की बात की जाए तो 3rd ए, 4th ए, 5th ए, 6th ए, 7th ए एंड ग्रुप 0 मेंडलीफ के अकॉर्डिंग। और अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात की जाए तो यही ग्रुप आर कॉल्ड 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हैलोजन्स एंड नोबल गैसेस। तो टोटल कितनी फैमिलीज आती हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स में? 6 फैमिलीज। कौन कौन सा? बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हैलोजन्स एंड द लास्ट वन इज अ नोबल गैसेस। क्लियर हो गया इतना? ठीक है। जिसमें बोरॉन फैमिली और जो कार्बन फैमिली है ना, ये 11th का सिलेबस होता है। बाकी की बची हुई जो 4 फैमिलीज है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हैलोजन एंड नोबल गैसेस, दे आर इंक्लूडेड इन क्लास 12th सिलेबस। तो हम 12th सिलेबस का पी ब्लॉक एलिमेंट्स लेने वाले हैं। ठीक है इतना? ठीक है, ओके। अगर पी ब्लॉक एलिमेंट्स के जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाए तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है नोबल गैस NH2 NP126, where n is the number of period। n क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ पीरियड। किस पीरियड में वो एलिमेंट बिलोंग करता है। क्लियर है? अब अगर बोरॉन फैमिली है तो ये सब छोटी छोटी बातें यार, अब क्रैश में मैं इतना सब नहीं बोल सकता हूँ। अगर बोरॉन फैमिली है तो 1 होगा, कार्बन फैमिली 2, नाइट्रोजन फैमिली 3, ऑक्सीजन फैमिली 4, हैलोजेंस होगा तो 5 और नोबल गैसेस तो यहाँ पर 6। क्लियर हुआ? तो इस बेसिस में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम डिवाइड कर सकते हैं। और पी ब्लॉक एलिमेंट्स की डेफिनेशन पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं, द एलिमेंट्स हुज लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज इनटू द पी ऑर्बिटल ऑफ आउटर मोस्ट सेल। पी ऑर्बिटल ऑफ आउटर मोस्ट सेल। क्लियर हो गया इतना? ठीक है। तो हम बहुत ज़्यादा बेसिक में नहीं जाने वाले, हम डायरेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं अपने क्लास 12th की पी ब्लॉक एलिमेंट्स की फर्स्ट फैमिली दैट इज नेम्ड एज नाइट्रोजन फैमिली। पढ़ो क्या लिखा हुआ है? नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिलीज के एलिमेंट्स आर आल्सो नेम्ड एज निक्टोजेंस। इनको क्या बोलते हैं? निक्टोजेंस बोलते हैं। क्योंकि ये जो वर्ड है निक्टोजेन, निक्टोजेन का मतलब होता है हैविंग अ प्रॉपर्टी टू चोक समथिंग। अब नाइट्रोजन फैमिली में जो नाइट्रोजन एलिमेंट है, नाइट्रोजन के पास या नाइट्रोजन के एटमॉस्फेयर में अगर आप सांस लेते हैं, आप ब्रीथिंग करते हैं, तो आपका गला चोक हो जाएगा। गला ऐसा लगेगा किसी ने पकड़ के ऐसे दबा दिया है, मतलब कोई दुश्मनी निकाल रहा है। तो इन एलिमेंट्स के पास, मोस्टली नाइट्रोजन के पास एक प्रॉपर्टी होती है टू चोक समथिंग। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड नेक्टोजेंस। पी चुपचाप मोड पर है, नाइट्रोजन फैमिली इज आल्सो कॉल्ड नेक्टोजेंस। क्लियर हो गया इतना? कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं? ओके। अब नाइट्रोजन फैमिली के जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन सभी एलिमेंट्स का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो नाइट्रोजन फैमिली जो है ये पी ब्लॉक की तीसरी फैमिली है। बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा नोबल गैस NH2, तीसरी फैमिली है ना, तो NP3। ऑक्सीजन फैमिली होती चौथी फैमिली है, NP4। हैलोजेंस होता पांचवी फैमिली है पी ब्लॉक की, NP5 एंड सो ऑन। क्लियर हो गया? तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन फैमिली इज नोबल गैस NH2 NP3। क्लियर हुआ इतना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सारे एलिमेंट्स को लिखते हैं हम लोग। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। किस्मत नहीं है रे,
बिस्मथ है। चलो पढ़ो, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। अब सभी के पास इन एलिमेंट्स को याद करने की ट्रिक होती है, पूरी पीरियोडिक टेबल ही ट्रिक पर याद करते हैं। फिर भी जो मेरी ट्रिक है मैं आपको बता देता हूँ, आपके पास है तो उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब, भिखारी। क्या बोला? नेपाल आजकल वो भी दुश्मनी निभा रहा है, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब, भिखारी है। समझ में आ गया इतना? ठीक है। तो दीज एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन नाइट्रोजन फैमिली। क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? नहीं। ग्रुप नंबर की बात करें तो इसका जो ग्रुप नंबर होता है दैट इज अ 5th ए और 15th ग्रुप, 5th ए या फिर 15th ग्रुप। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जो नाइट्रोजन है ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, ये थर्ड पीरियड का है, दिस इज फोर्थ पीरियड, दिस इज फिफ्थ पीरियड एंड दिस इज सिक्स्थ पीरियड। सेवन्थ पीरियड के एलिमेंट हम यहाँ पर नहीं पढ़ते हैं। क्लियर हुआ? ठीक। एटॉमिक नंबर की बात करेंगे तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर संख्या कितना होता है? 7। वेरी गुड। अब मैजिक नंबर जो पी ब्लॉक के होते हैं, पी ब्लॉक के जो मैजिक नंबर्स होते हैं वो मैजिक नंबर्स होते हैं 8, 8, 18, गलत, 2 बार 8 नहीं, 1 बार 8, 8, 18, 18, 32। ये मैजिक नंबर्स हैं जिनकी हेल्प से, अब ये भी यार पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं मैजिक नंबर्स क्या होते हैं, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा आइडिया लेते जो। तो ये एटॉमिक नंबर लिखने की एक ट्रिक होती है। कैसे? नाइट्रोजन का कितना हुआ? 7। 7 में पहला नंबर 8 जोड़ो, 8 7 कितना हुआ? 15। ठीक है। 15 में दूसरा नंबर 18 जोड़ो, तो 15 में 18 अगर जोड़ोगे तो 8 5 13, 1 2 3, 33 हो जाएगा। अब 33 में फिर से 18 जोड़ो तो 8 9 10 11, 1 3 4 1 5, 51 हो जाएगा। क्लियर? और 51 में 32 अगर हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 83। तो 7 8 15, 15 18, 33 33 18, 51 51 32, 83। तो ये हो गया इन सभी का एटॉमिक नंबर। क्लियर हुआ इतना? कोई डाउट है किसी को यहाँ तक? नहीं। अब थोड़ा थोड़ा लवकर करते हैं। ये जो नाइट्रोजन और फास्फोरस हैं दे आर नॉन मेटल्स। आर्सेनिक, एंटीमनी दे आर मेटलॉइड्स। ये क्या है? मेटलॉइड्स है। और अगर हम बिस्मथ की बात करें तो बिस्मथ एक मेटल है। बिस्मथ क्या है? मेटल। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चालू करते हैं। नाइट्रोजन के पहले की नोबल गैस कौन होती है? हीलियम। हीलियम। अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए मैं आपको अफबाउ प्रिंसिपल तक तो नहीं लेके जा सकता, हुंड्स रूल ये सब बताने की तो कोई ज़रूरत है नहीं, डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। ठीक है। तो नाइट्रोजन के पहले की नोबल गैस कौन सी होती है? हीलियम। पीरियड कौन सा है? सेकंड। तो मैं यहाँ से चालू करूँगा सेकंड पीरियड, 2s2 2p3। खत्म हो गया। हीलियम मतलब 2 2 4 3 7। फास्फोरस 15, 15 के पहले की नोबल गैस वही होगी जो हीलियम के नीचे की होगी। कौन? नियॉन। पीरियड कौन सा है? थर्ड। तो 3s2 3p3। खत्म हो गया। आर्सेनिक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आर्सेनिक के पहले की नोबल गैस वही होगी जो नियॉन के नीचे होगी, हीलियम नियॉन ऑर्गन। अब रुक जाओ, आर्सेनिक जो है ये फोर्थ पीरियड में, और फोर्थ पीरियड में डी ब्लॉक के बाद में, मतलब पहले डी आ जाएगा यहाँ पर और डी के सारे एलिमेंट्स खत्म हो चुके होंगे तब आर्सेनिक आया होगा, मतलब 3d10। पीरियड है फोर्थ तो आगे वही होगा 4s2 4p3। एंटीमनी तो हीलियम नियॉन ऑर्गन, यहाँ पर क्या आएगा? क्रिप्टॉन। ये एंटीमनी जो है फिफ्थ पीरियड पर है। फिफ्थ पीरियड में डी ब्लॉक के बाद में, डी ब्लॉक के बाद में मतलब 4d सीरीज के बाद में आएगा 3d10 5s2 5p3। समझ में आ रहा है? ठीक है। क्रिप्टॉन के बाद नेक्स्ट क्या आएगा? जीनॉन। अब बिस्मथ छठवें पीरियड में, अब छठवें पीरियड में एफ ब्लॉक भी आ जाता है और जो फर्स्ट एफ सीरीज होती है वो 4f सीरीज कहलाती। तो 4f, एफ में इलेक्ट्रॉन 14 आ चुके होंगे तब बिस्मथ आएगा। एफ के बाद डी आएगा, डी 5d के 10 इलेक्ट्रॉन मतलब 10 एलिमेंट्स आ चुके होंगे। इसके बाद छठवां पीरियड दैट मीन 6s2 6p3। तो चौथे पीरियड से, चौथे से डी चालू हुआ और छठवें से एफ चालू हुआ। अगर इसके नीचे वाले का मैं मुझे लिखना हुआ तो वहाँ पे मैं 5f करूँगा। दिस इज 6d, दिस इज 7s एंड दिस इज 7p। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से आप इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर हो गया सभी को? कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। ओके। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद जो सेकंड प्रॉपर्टी आएगी दैट इज अ वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। हम वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट को पढ़ने की कोशिश करेंगे फॉर नाइट्रोजन फैमिली एलिमेंट्स। क्लियर है? चलो देखते हैं। सबसे पहले वैलेंसी की बात करो तो इनके पास देखो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। पी पर 3 इलेक्ट्रॉन। अब देखो ऑर्बिटल मत बनवाओ यहाँ पर, ठीक है। 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबको दिखाई दे रहा है। पी के पास 3 इलेक्ट्रॉन मतलब तीनों अनपेयर्ड होंगे क्योंकि पी के पास 3 ऑर्बिटल होते हैं। क्लियर? तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो खुद को पेयर करने के लिए 3 बॉन्ड्स बनाएंगे। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि ऑल आर ट्राइवैलेंट। ये जितने भी एलिमेंट्स हैं नाइट्रोजन फैमिली के सभी के सभी क्या होते हैं बेटा? ट्राइवैलेंट होते हैं, 3 बॉन्ड्स बनाते हैं। क्लियर हुआ इतना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
एक्सेप्ट एक्सेप्ट नाइट्रोजन एंड बिस्मथ। अगर हम नाइट्रोजन और बिस्मथ को छोड़ दें तो ऑल आर आल्सो पेंटावैलेंट। नाइट्रोजन और बिस्मथ को छोड़कर बाकी सारे कैसे हो सकते हैं? पेंटावैलेंट हो सकते हैं, मतलब दे आर ट्राइवैलेंट एज वेल एज पेंटावैलेंट। लेकिन नाइट्रोजन और जो बिस्मथ है ये दोनों पेंटावैलेंट मतलब 5 वैलेंसी नहीं शो कर सकते। क्यों नहीं शो कर सकते? अब ये समझाता मैं थोड़ी देर बाद, पहले पढ़ो तो सारे के सारे ट्राइवैलेंट है, नाइट्रोजन और बिस्मथ को छोड़ के सारे के सारे कैसे हैं? पेंटावैलेंट हैं। क्लियर? ये सभी नॉन मेटल्स है। क्या है? नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। ये खुद को फुलफिल करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, मतलब इसका जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर मैं बात करूं तो इस परिवार का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होगा -3, क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। आउटर मोस्ट सबसेल पर 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 को एक्सेप्ट किया तो -3 आया, और 3 है इस वजह से +3। और आउटर मोस्ट सेल पर देखो सभी के 5 इलेक्ट्रॉन्स है, 3 2 5 3 2 5। और पूरी दुनिया जानती है कि बॉन्डिंग में आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, 3 2 5 3 2 5 3 2 5। तो +3 के पास साथ साथ +5 भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या क्या आई? -3, 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की वजह से। आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है तो +3, और आउटर मोस्ट सेल पर 5 हैं। आउटर मोस्ट सब सेल पर 3 है तो +3, और आउटर मोस्ट सेल पर 5 है तो +5। तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन कौन सा आया? -3, +3, +5। क्लियर हो गया इतना? कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? नहीं, ठीक है। अब आगे देखो और ध्यान से समझना आगे मैं क्या समझाने जा रहा हूँ। मैं फिर से इन सारे एलिमेंट्स को लिखने जा रहा हूँ। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। क्लियर? ये +3 के साथ साथ +5 भी शो करेंगे, तो सभी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करेंगे, एज वेल एज सभी के सभी कि अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किए तो +3, अगर सारे के सारे पार्टिसिपेट किए तो +5। फिर से ध्यान से सुनो, +3 कहाँ से आया? सिर्फ ये 3 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करें। +5 कहाँ से आया है? पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में क्या करें? पार्टिसिपेट करें, तो +5 आ जाएगा। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? नहीं, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक वर्ड इंट्रोड्यूस होता है जिसका नाम होता है इनर्ड पेयर इफेक्ट। इसे हम कहाँ कहाँ पढ़ते हैं? पीरियोडिक टेबल में भी पढ़ते हैं, बोरॉन फैमिली में पढ़ते हैं, कार्बन फैमिली में भी पढ़ते हैं, और आगे जितनी भी फैमिली अभी हम पढ़ने जा रहे हैं इनमें भी पढ़ते हैं। क्लियर? तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? इनर्ड पेयर इफेक्ट। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है? तो सबसे पहले तो देखो, ऊपर से नीचे जाने पर, किसी भी फैमिली में ऊपर से नीचे जाने पे जो इनर्ट पेयर इफेक्ट है, ये क्या है अभी बताता। जो इनर्ट पेयर इफेक्ट है ये इंक्रीज करता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या करता है? इंक्रीज करता। अब नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक ऐसा इलेक्ट्रॉन का पेयर जो इनर्ट है, इलेक्ट्रॉन का एक ऐसा पेयर जो इनर्ट है, इनर्ट है मतलब वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। क्लियर? तो उसे हम बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब चलो समझते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाते ऊपर से नीचे जाते तो देखो ऊपर से नीचे जा रहे हैं, यहाँ पर बीच में 3D कूद गया, 3D कूदा, और ऊपर से नीचे गया तो देखो यहाँ पर 4F कूद गया, 4F आ गया बीच में। ठीक है? अब गौर से सुनना, एक इफेक्ट होता है जिसे आप बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग इफेक्ट। क्लियर? सबसे ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट किसका होता है? एस, देन पी, देन डी, देन एफ डी का स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत कम है, और एफ का तो बहुत ही कम है, तो डी का स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होता है। तो डी का स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट कम होने की वजह से इसकी आउटर मोस्ट सेल पर इसके न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज़्यादा लगेगा। तो जब अट्रैक्शन ज़्यादा लगेगा तो इस पर अट्रैक्शन ज़्यादा लगेगा क्योंकि ये पास है, तो इस पर प्रेजेंट ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, इनके बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। तो सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन के बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने की टेंडेंसी आ रही है? 3 इलेक्ट्रॉन के बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने की टेंडेंसी ज़्यादा आ रही है। बात समझ में? तो इसके पुअर स्क्रीनिंग की वजह से इस पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज़्यादा लग रहा है, जिसकी वजह से इसके बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने की टेंडेंसी कम हो रही है, जिस वजह से ये लगभग थोड़ा सा इनर्ट बिहेवियर शो कर रहा है। क्लियर? यहाँ पर पांचों बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट, यहाँ भी पांचों बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट, यहाँ पर पांचों बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने की टेंडेंसी कम है क्योंकि इसका न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन ज़्यादा है। अब यही कहानी 4F के साथ समझो। 4F, एफ का तो स्क्रीनिंग इफेक्ट बच्चा लल्ला मुलगा मुलगी बहुत कम होता, स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट बहुत कम है, मतलब ये आउटर मोस्ट को न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से नहीं बचा सकता, मतलब इस पर अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा लगेगा, इतना ज़्यादा अट्रैक्शन लगेगा कि इस पर प्रेजेंट दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। यहाँ तो थोड़ी बहुत टेंडेंसी है भी, यहाँ पे बिल्कुल भी ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो सिर्फ कितने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे? 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, मतलब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ कि ऊपर से नीचे जाने पर वैलेंस सेल
कि एस सबसेल पर प्रेजेंट जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं उनके बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने की टेंडेंसी कम होती जा रही है, जिसे हम बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। बात समझ में आया इतना? कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? नहीं, क्लियर? तो इसका मतलब है कि ऊपर से नीचे जाने पे 3 इलेक्ट्रॉन्स के पार्टिसिपेट करने की टेंडेंसी बढ़ रही है और पांचों इलेक्ट्रॉन्स के बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने की टेंडेंसी कम हो रही। दैट्स वाई वी कैन से दैट कि ऑन मूविंग टॉप टू डाउन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करेगी। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करेगी? इंक्रीज, क्योंकि 3 ही तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पांचों तो नहीं कर रहे हैं। इसका दूसरा मतलब है ऊपर से नीचे जाने पर स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? नहीं, ओके। और एक बात ध्यान से सुनना, इनर्ट पेयर इफेक्ट एक्चुअली में जो पिक्चर में आता है वो 6th पीरियड में आता है। यहाँ पांचों पार्टिसिपेट, यहाँ पर थोड़ी सी टेंडेंसी कम हो जाएगी पांचों की, यहाँ और भी कम हो जाएगी, यहाँ बिल्कुल भी पांचों की पार्टिसिपेट करने की टेंडेंसी नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। दैट्स वाई +3 की स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी और +5 की स्टेबिलिटी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। समझ में आ गया इतना? कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? नहीं। तो फिर से एक बार समझ लो, इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है? आउटर मोस्ट सब सेल के ऐसे सब सेल पर प्रेजेंट 2 इलेक्ट्रॉन के बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने की टेंडेंसी का डिक्रीज होना, दैट इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट। और ये एक्चुअली में पिक्चर में कहाँ पे आता है? 6th पीरियड। यहाँ पांचों पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन यहाँ पर 3 पार्टिसिपेट करेंगे, बस टेंडेंसी कम होती जाएगी। समझ में आ गया इतना? ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम केस समझेंगे नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3। ये है वैलेंस सेल, इसी पर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इस वजह से नाइट्रोजन की जो कोवैलेंसी होगी वो 3 होगी, मतलब नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा, लाइक NH3 NCl3। और ये जो है ये एक लोन पेयर है। ये क्या है? एक लोन पेयर है। क्लियर हुआ है? कोई कंफ्यूजन नहीं। तो नाइट्रोजन कैसा हुआ? ट्राइवैलेंट। बट नाइट्रोजन हैव मैक्सिमम कोवैलेंसी, मैक्सिमम वर्ड जब लगाएगा तो नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवैलेंसी 3 नहीं होती, 4 होती है। फिर से आ जाओ, नाइट्रोजन की कोवैलेंसी कितनी होती है? 3, लेकिन जब भी मैक्सिमम कोवैलेंसी की बात करेगा तो 4 होती है इन सॉल्ट्स। कहाँ पर? सॉल्ट्स में। और सॉल्ट्स में वो N नहीं, N+ के फॉर्म पर एग्जिस्ट करता है। किस फॉर्म पर एग्जिस्ट करता है? N+ के फॉर्म पर एग्जिस्ट करता है। अब N+ की कहानी को समझते हैं। N का तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिख चुके हैं, N+ का लिखो, ये ग्राउंड स्टेट है ना, ठीक है। N+ लिखो, 1s2 2s2, सिलेबस जल्दी खत्म करना है, 2p2, S पर 2 P पर 2, दिस इज ग्राउंड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट पर जाओ, एक्साइटेड स्टेट पर जाओ, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर, यहाँ से यहाँ भेज दो, क्योंकि यहाँ पर ऑर्बिटल वैकेंट है, तो दिस इज एक इलेक्ट्रॉन। एक्साइटेड स्टेट समझते ना? ये हो गई एक्साइटेड स्टेट। हाउ मैनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? अगर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 4 बॉन्ड बनाएगा। इसका मतलब कि मैक्सिमम कोवैलेंसी की अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी होगी? 4। क्लियर? जैसे एग्जांपल देखो, लिखा हुआ है NH4Cl। आप सब जानते हैं कि NH4+ Cl-, अगर इसे मैं बनाऊं तो ये कुछ ऐसा बनेगा। एंड नाइट्रोजन 4 बॉन्ड तो बनाएगा, लेकिन तभी बनाएगा जब उस पर प्लस आएगा, NH4+ Cl-। जैसे लिखा हुआ है NH4OH, NH4+ OH-। इन कंपाउंड्स में नाइट्रोजन कितनी कोवैलेंसी शो कर रहा है? 4। तो फिर से सुनो, नाइट्रोजन की कोवैलेंसी कितनी होती है? 3, लेकिन मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी हो गई? 4। क्लियर? लेकिन 5 नहीं हो सकती। कितनी नहीं हो सकती? 5 नहीं हो सकती। क्लियर? 5 नहीं हो सकती। नाइट्रोजन पेंटावैलेंट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं है, ऑर्बिटल्स नहीं है। नाइट्रोजन अपनी वैलेंस सेल पे सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन ही रख सकता। काउंट कर लो, 1 2 बॉन्डिंग हो गई, ये सब पेयर्ड हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉन्डिंग हो गई, पेयर्ड हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये अपने वैलेंस सेल में सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स रख सकता है। ये अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स उपलब्ध नहीं है, आगे ऑर्बिटल ही नहीं है, तो 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता, मतलब ये अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड नहीं कर सकता। तो नाइट्रोजन, ये सब पीरियोडिक टेबल में होता, कांट एक्सपेंड इट्स, क्या? इट्स ऑक्टेट। नाइट्रोजन अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसके पास डी ऑर्बिटल्स नहीं है। क्या नहीं है बच्चा? डी ऑर्बिटल्स नहीं है।
क्लियर हो गया इतना? कोई कन्फ्यूजन है यहाँ तक? नहीं। तो ये कहानी हुई नाइट्रोजन की कोवैलेंसी। कितनी होती है? नाइट्रोजन ट्राईवैलेंट है, मैक्सिमम टेट्रावैलेंट हो सकता है, लेकिन पेंटावैलेंट नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, वो 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को कंटेन नहीं कर सकता। पेंटावैलेंट होने के लिए उसे 10 इलेक्ट्रॉन रखने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रखने की उसके पास जगह नहीं है। ठीक है, ये तो नाइट्रोजन की कहानी है। अब आ जाते हैं, छाप लो यार सब, फास्फोरस की कहानी में। अब फास्फोरस को समझते हैं। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर है 15। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3 एंड दिस इज 3d0। समझ में आया? थर्ड सेल के पास डी सब सेल होता है। आउटर मोस्ट ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं s पर 2, p पर 3, d पर 0 इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल 5 होते हैं। ये ग्राउंड स्टेट है, 1 2 3 4 5 ग्राउंड स्टेट। हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स? 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो कोवैलेंसी कितनी हो जाएगी? 3। और इसी 3 कोवैलेंसी की वजह से फास्फोरस ग्राउंड स्टेट पर pH3, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा। PCl3 ATC का फॉर्मेशन करता है, लेकिन इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन अगर हम इसको थोड़ी सी एनर्जी दें तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा, लोअर सबसेल से कहाँ भाग जाएगा? हायर वैकेंट सबसेल पर। एक्साइटेशन समझते हो यार? ये काम नाइट्रोजन नहीं कर सकता था क्योंकि उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं है। एक यहाँ पर 3, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन। ये कौन सी स्टेट है? एक्साइटेड स्टेट। क्लियर? हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 5। 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी होगी? 5। इसीलिए मैंने बोला था कि नाइट्रोजन और बिस्मथ, क्या बोला? नाइट्रोजन और बिस्मथ। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर देख लो, बिस्मथ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो कर सकता। बिस्मथ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो कर सकता, वही इनर्ट पेयर इफेक्ट, और 5 बॉन्ड भी नहीं बना सकता वो। क्लियर हुआ? इनर्ट पेयर इफेक्ट इज द रीजन। 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से 5 को वैलेंसी शो करेगी, इस वजह से ये PCl5 बनाता है, PBr5 ATC का फॉर्मेशन करता है। लेकिन ये डी ऑर्बिटल्स नाइट्रोजन के पास नहीं थे, इसलिए ये एक्साइटेशन वहां पर पॉसिबल नहीं था। क्लियर हो गया इतना? कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी में एक वर्ल्ड फेमस क्वेश्चन आता है। क्या आता है? कि PCl5 एग्जिस्ट, अच्छी बात है, बट NCl5 नको एग्जिस्ट। क्वेश्चन कहता है बताओ ऐसा क्यों होगा? तो आप जानते हो कि फास्फोरस ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकता है। फास्फोरस के आर्सेनिक, एंटीमनी सब कर सकते हैं। क्लियर? तो फास्फोरस पेंटावैलेंट हो सकता है, लेकिन नाइट्रोजन पेंटावैलेंट नहीं हो सकता है। इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं है। ये 10 इलेक्ट्रॉन को कंटेन नहीं कर सकता, ये अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड नहीं कर सकता, इसलिए NCl5 एग्जिस्ट नहीं करता। क्लियर हो गया इतना? ठीक है। इसके बाद थर्ड आएगा फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट की बात करते हैं जरा। क्या क्या पढ़ा लिया अभी? पहला पढ़ा था आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा पढ़ा वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट, तीसरा आप पढ़ने जा रहे हैं अब फिजिकल स्टेट। ठीक है, ध्यान से समझते हैं फिजिकल स्टेट क्या है। अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन एक डाई एटॉमिक गैस है। क्या है? डाई एटॉमिक गैस। मतलब ये किस फॉर्म पर एग्जिस्ट करेगी? N2 के फॉर्म पे। क्वेश्चन कहता है ऐसा क्यों? तो आप बताएंगे कि ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की स्मॉल साइज की वजह से दोनों नाइट्रोजन के बीच में साइड वाइज ओवरलैपिंग हो जाती है, जिसे हम पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग भी बोलते हैं। साइड वाइज ओवरलैपिंग इज पॉसिबल ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ नाइट्रोजन, साइड वाइज ओवरलैपिंग। साइड वाइज ओवरलैपिंग मतलब पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग, मल्टीपल बॉन्डिंग इज पॉसिबल। इस क्या? पॉसिबल। इसी वजह से आप N2N ट्रिपल बॉन्ड, N पढ़ते 1 सिग्मा 2 पाई होता। अब ऐसा क्यों होता? तो जानते हो नाइट्रोजन के पास 3 अनपेयर्ड एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं। पहला अनपेयर्ड, इसके अनपेयर्ड से हेड टू हेड ओवरलैप हो गया। कौन सा बॉन्ड बना रहा है यहाँ पर? सिग्मा। नाइट्रोजन का PY, इसके PY से साइड वाइज, अब ये समझते हो ना यार, अब बॉन्डिंग तो मैं नहीं चालू कर सकता हूँ। इसका
क्या बोलते हैं, अनपेयर्ड, इसके अनपेयर्ड से साइड बाई साइड ओवरलैप कर जाएगा तो ये पाई बना। अब ये जो साइड वाइज ओवरलैपिंग है ये क्यों पॉसिबल है? क्योंकि नाइट्रोजन का साइज छोटा होने की वजह से ऑर्बिटल पास पास होने की वजह से उनकी ओवरलैपिंग पॉसिबल है। दिस इज पी जेड और पी जेड का इलेक्ट्रॉन साइड बाई साइड ओवरलैपिंग, मतलब एक पाई और बन गया। तो टोटल कितने बॉन्ड बने? 3, जिसमें एक सिग्मा हेड टू हेड ओवरलैपिंग और 2 पाई है साइड बाई साइड ओवरलैपिंग की वजह से। क्लियर हो गया इतना? तो ये जो साइड बाई साइड ओवरलैपिंग है ये क्यों पॉसिबल है? ड्यू टू स्मॉल साइज। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, ओके। नाइट्रोजन की कहानी हो गई। अगर हम बात करें फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी की, तो फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ऑल ऑफ दीज आर टेट्रा एटॉमिक सॉलिड। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ऑल ऑफ दीज आर टेट्रा एटॉमिक सॉलिड, मतलब फास्फोरस P4 के फॉर्म पे एग्जिस्ट करता, आर्सेनिक AS4, एंटीमनी SB4 के फॉर्म पर एग्जिस्ट करता। अब क्वेश्चन आता है कि नाइट्रोजन तो डायटोमिक, फास्फोरस क्यों नहीं है भाई? फास्फोरस टेट्राएटॉमिक क्यों है? तो फास्फोरस टेट्राएटॉमिक या फला टेट्राएटॉमिक इस वजह से, ड्यू टू लार्ज साइज, क्योंकि साइज बढ़ गया ना नाइट्रोजन से फास्फोरस, ड्यू टू लार्ज साइज, साइड वाइज ओवरलैपिंग जो है, साइड वाइज ओवरलैपिंग इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल। मतलब यहाँ पर पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। अब ये पी पाई क्या है यार? केमिकल बॉन्डिंग समझते हो? पी मतलब इसका पी इसके पी से साइड बाय साइड ओवरलैपिंग करके पाई ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बना रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पी पाई। तो पी पाई नहीं हो सकता, इस वजह से P2 नहीं एग्जिस्ट करता। P4, अब P4 कैसा होता? तो 4P बनाओ, ऐसा 4P। क्लियर हो गया इतना? ठीक है। P4 फास्फोरस सभी को आपस में अटैच कर दो, P4 ऐसा बनता, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। फास्फोरस 3 कोवैलेंसी शो करो, 3 हो गई, 3 हो गई, सभी की 3 कोवैलेंसी हो गई। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है, एक लोन पेयर होगा सभी के पास। और अगर इस एंगल की हम बात करेंगे तो एंगल 60 डिग्री होता है। तो ये है हमारा P4। कभी जल्दी में P4 बनाना हो, जल्दी मैं कहूँ P4 बनाओ, आप बस खटाक बन गया P4। दिस इज P4। पूछ सकता है यहाँ पर कितने सिग्मा है, कितने लोन पेयर है, एंगल कितने डिग्री है? 60 डिग्री है। दिस इज P4। क्लियर हो गया इतना? ठीक है। नाइट्रोजन डायटोमिक गैस है, छोटा साइज होने की वजह से साइड बाय साइड ओवरलैपिंग हो सकती है, पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बनाता। फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये सब लोग जो है ना साइज में ज़्यादा है तो साइड बाय साइड ओवरलैपिंग नहीं हो सकती, ऑर्बिटल बहुत दूर है, साइड वाइज ओवरलैपिंग नहीं कर सकते, इस वजह से सभी टेट्राएटॉमिक सॉलिड होते हैं। अगर हम बिस्मथ की बात करें, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, लास्ट हम बात करेंगे बिस्मथ की। बिस्मथ से किस्मत का कोई रिश्ता नहीं। बिस्मथ जो है ये एक मोनो एटॉमिक बिस्मथ मेटल है। तो मेटल, सारे मेटल तो मोनो एटॉमिक होते हैं ना यार, तो मोनो एटॉमिक मेटेलिक सीट के फॉर्म पर एग्जिस्ट करता है। तो क्वेश्चन, व्हाई नाइट्रोजन इज डायटोमिक गैस व्हाइल फास्फोरस इज अ टेट्राएटॉमिक सॉलिड। आप समझदार हो, यहाँ से आप कर सकते हैं। क्लियर हो गया इतना? ठीक है। तो ये कहानी हो गई फिजिकल स्टेट की। क्लियर? फिजिकल स्टेट के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा हमारा, नेक्स्ट चौथा पॉइंट, अब ये मत पूछना किसका चौथा, दैट इज अ आयोनाइजेशन एनर्जी। अभी भी पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं यार, आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो इस फैमिली की आयोनाइजेशन एनर्जी वेरी हाई होती है। क्यों हाई होती है? तो आप रीजन देंगे, ड्यू टू हाफ फील्ड सबसेल। हाफ फील्ड सबसेल की वजह से जो है इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? ज़्यादा होती है। हाफ फील्ड सबसेल्स आर स्टेबल, फुल फील्ड सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर हाफ फील्ड स्टेबल। तो स्टेबल अगर सबसेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है